दिस इज अंशिका यादव, योर बायोलॉजी टीचर। स्टूडेंट, आज की क्लास में, लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हम लोगों ने रेस्पिरेशन देखा और रेस्पिरेशन में कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसे O2 CO2 का एक्सचेंज करता, ये भी हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेटरी ट्रैक और लंग्स हमने पढ़ा था। देन हमने एल्वेलाई के बारे में जाना था। ठीक है, उसके बाद हमने स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन देखा, फिर ब्रीदिंग के जो दोनों स्टेप्स हैं, जैसे कि इनहेलेशन कैसे होता और एक्सहेलेशन कैसे होता, ये सब हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पल्मोनरी वॉल्यूम, पल्मोनरी कैपेसिटी, ये सब पढ़ लिया था। कल की क्लास में मैंने आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में कैसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता हमारे बॉडी में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व क्या है, ये कैसे बनता, ठीक है, ये सब मैंने आपको प्लॉट करके दिखाया। और फिर हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होता है, ये सब हमने इस क्लास में हमने कवर कर लिया है इस चैप्टर में। ठीक है, तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, वो क्या है, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। और आज की क्लास में हम रेस्पिरेटरी से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर भी देखेंगे। ठीक है, देन हम लंग फ्लोटेशन टेस्ट थोड़ा सा देखेंगे और फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो स्टूडेंट होता क्या है, यहां से हम देखते हैं ये जो रेगुलेशन होता ना, ये चलिए देखते हैं कि कैसे होता। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, मैं यहां से एक न्यू पेज ले लेती हूं, यहां पे हम लोग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हमने ये पढ़ा है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो हमने क्या पढ़ा है, हमने ये स्टूडेंट स्टडी कर रखी है कि 1 मिनट में, 1 मिनट में कम से कम हम 12 to 16 टाइम ब्रीथ करते हैं। कितने टाइम स्टूडेंट, 12 to 16 टाइम हम ब्रीथ करते हैं। ये हमारा 1 मिनट का है। ठीक है, इतना टाइम हम ब्रीथ करते हैं। और एक ब्रीथ में स्टूडेंट, 1 ब्रीथ में, ठीक है, हमें पता है कि हम एक बार इनहेल और एक एक्सहेल करते हैं। ओके, तो होता क्या है, अभी देखो मैंने आपको बताया कि 1 मिनट में हम 12 to 16 टाइम ब्रीथ करते हैं। स्टूडेंट, हम ये रेगुलेशन, अब ये जो रेस्पिरेशन है, ये रेगुलेशन, इसको कौन रेगुलेट कर रहा है। तो होता क्या है कि जो हमारा ब्रेन का ये जो लास्ट पार्ट है ना, यहाँ पे क्या होता, एक सेंटर होता है। उस सेंटर को हम क्या कहते हैं, इधर देखो, उस सेंटर को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ठीक है, ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है। कहां पे होता है ये मेडुला के अंदर होता, इन मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, ये मेडुला के अंदर होता। तो होता क्या है कि ये जो सेंटर है ना, ये सबसे पहले 2 सेकंड के लिए, ये 2 सेकंड का ये सिग्नल देता है किसको, डायफ्राम और जो हमारा एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल है उसको देता है, जिससे ये क्या करे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। अब इनको 2 सेकंड का सिग्नल देता है फॉर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और हमें पता है कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, डायफ्राम हमारा फ्लैट होगा, थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगा, इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा और प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और हाई प्रेशर, एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर ज्यादा है, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर क्या हो जाएगा, एयर इंटर कर जाएगी, तो हम इनहेल कर लेंगे। ओके, तो ये जो सिग्नल है यहां से, ये जो मेडुला के अंदर ये जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है ना, यहां से सिग्नल आता डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल्स को। ठीक है, तो यहां पे जो हमारा डायफ्राम है एंड एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल, स्टूडेंट, ये यहां पे इसे सिग्नल देकर इसे क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्ट कराता है। और जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फिर क्या होगा, इनहेलेशन होगा। ठीक है, ओके, तो होता क्या है कि सबसे पहले ये 2 सेकंड के लिए ये सिग्नल देगा। ठीक है, 2 सेकंड के लिए सिग्नल देगा फॉर इनहेलेशन,
और उसके बाद ये 3 सेकेंड रोक देता है, और जब ये रोक देता है तो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगी, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगी, ये जो डायफ्राम है और एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल है, तो फिर क्या होगा, जो हमारी थोरैसिक वॉल्यूम है, ठीक है, वो डिक्रीज होगी, इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज होगी, प्रेशर ज्यादा होगा और एयर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव कर जाएगी, ठीक है। तो ये 3 सेकेंड के लिए ये सिग्नल रोक देता है, तो जिससे क्या हो जाता है, एक्सहेलेशन होता है, और 2 सेकेंड के लिए जब सिग्नल देता है, ठीक है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी और क्या होगा, तो यहां पे इनहेलेशन होगा। तो हमने क्या देखा कि 1 ब्रीथ में हमने पढ़ा है कि हम एक बार सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो कितना टाइम लग रहा है इनहेलेशन में, 2 सेकेंड, और एक्सहेलेशन में कितना लग रहा है, 3 सेकेंड। इट मींस 1 ब्रीथ में पूरे कितने सेकेंड लगेंगे, 5 सेकेंड लगेंगे। तो इसको रेगुलेट कौन कर रहा है, इसको ये जो सिग्नल सेंड करना है, ठीक है, ये कौन कर रहा है, तो ये हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कर रहा है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो ये सब काम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, जो नॉर्मली जो इनहेलेशन होता है, ठीक है, जो भी इनहेलेशन एक्सहेलेशन होता है, फिर वो चाहे नॉर्मल हो या फोर्सफुल हो, उन सबको रेगुलेट कौन करता है, हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को रेगुलेट कौन करता है, ये हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूरल कंट्रोल है, ठीक है, ये सिग्नल न्यूरॉन्स की वजह से आ रही हैं। अब एक और सेंटर है, ये सेकंड, ये तो हमारा फर्स्ट हो गया, ठीक है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, और ये दूसरा कौन सा है, तो स्टूडेंट जो हमारा सेकंड है, ठीक है, वो है पोंटाइन सेंटर, जिसे हम न्यूमोटैक्सिक सेंटर भी कहते हैं। एनसीईआरटी लिखती है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है, इसे हम और क्या कहते हैं, पोंटाइन सेंटर भी कहते हैं। ये कहां पे होता है, तो ये जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, ये जो पोंटाइन सेंटर है, ये स्टूडेंट पॉन्स में पाया जाता, ये पॉन्स में होता, और ये पॉन्स का पूरा नाम क्या है, पॉन्स वेरोलाई, ठीक है। तो यहां पर पॉन्स के अंदर न्यूमोटैक्सिक सेंटर और पोंटाइन सेंटर होते हैं। स्टूडेंट देखो, इसका काम क्या होता है, सी होता क्या है कि मान लो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, और जब लेफ्ट वेंट्रिकल में आया तो वो एओर्टा के थ्रू बॉडी के और जितने भी पार्ट हैं, टिश्यू है, वहां तक जाएगा, ओके। तो होता क्या है, अभी देखो, अगर मान लो इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो हाई हो गया, तो हमने पढ़ा है कि जब भी पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का हाई होगा तो टेम्परेचर भी हाई होगा और H+ आयन भी रिलीज होगा ज्यादा, ठीक है, एसिडिटी भी इंक्रीज होगी, और स्टूडेंट ऐसे में पीएच जो होगा वो कम हो जाएगा, और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का क्या होगा, ये कम हो जाएगा। तो जब भी पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज करेगा, तो ये अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, तो ये जो हमारा पॉन्स है ना, यहां पर सिग्नल जाएगा, ये जो पॉन्स वेरोलाई है, यहां पर एक सिग्नल आएगा, और स्टूडेंट ये क्या करेगा, ये इसके जस्ट नीचे क्या पाया जाएगा, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है, ये जो मेडुला के अंदर है। तो होगा क्या कि जैसे ही यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होगा, तो तुरंत ये जो पॉन्स है ना, ये इसको सिग्नल देगा, किसको, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, और क्या कहेगा, ये जैसे ही यहाँ पे सिग्नल आएगा तो ये जो इंस्पिरेशन हो रहा था, ठीक है, इसके ड्यूरेशन को ये रोक देगा, इट मींस ये कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा ड्यूरेशन ऑफ रेस्पिरेशन, और जैसे ही ये रेस्पिरेशन के ड्यूरेशन को रिड्यूस किया,
ड्यूरेशन ऑफ रेस्पिरेशन। और जैसे ही ये रेस्पिरेशन के ड्यूरेशन को ये रिड्यूस किया, तो सुनो, अगर मान लो कि 1 मिनट में हम कितनी बार सांस ले रहे हैं, कितनी बार हम ब्रीथ कर रहे हैं, 12 to 16 टाइम ब्रीथ कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो कि ये जो है ये वैल्यू अगर डिक्रीज की, तो यहाँ पे ये वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। तो अब क्या होगा कि 1 मिनट में मोर देन 16 हम ब्रीथ करेंगे। तो हुआ क्या कि जैसे ही यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज होगा, तो ये इसको सिग्नल देगा, ये जो पॉन्स है ना, ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को सिग्नल देगा और क्या कराएगा, यहाँ पे रेस्पिरेशन के ड्यूरेशन को, यहाँ पे जो इनहेलेशन है इसके ड्यूरेशन को ये रिड्यूस कर देगा। और जब ये ड्यूरेशन रिड्यूस हो गया तो रेस्पिरेटरी रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। और रेस्पिरेटरी रेट बढ़ गया तो जो ब्रीथ होगी वो डीपर और फास्टर हो जाएगी, और तेज तेज हम ब्रीथ करने लगेंगे, ठीक है। तो होगा क्या कि यहाँ पे जो ब्रीथ होगी वो कैसी होगी, वो और डीपर होगी और फास्टर होगी, ठीक है, और तेज तेज होने लगेगा। और जब ये ब्रीथ डीपर और फास्टर होगी तो जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे बॉडी से फ्लश आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में अब क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो बॉडी से फ्लश आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा। तो अभी एक बार फिर से सुनो क्या होता है। मैंने आपको बताया कि ये जो रेगुलेशन है रेस्पिरेशन का, ये कैसे होता, जो हम लोग सांस लेते और छोड़ते हैं, ये मेनली कराता कौन है, ठीक है, ये चीज। तो स्टूडेंट देखो, पहले मैंने आपको ये बताया कि होता क्या है कि हमें ये पता है कि 1 मिनट में हम 12 to 16 टाइम ब्रीथ लेते हैं, इनहेल और एक्सहेल करते हैं, ठीक है। होता क्या है स्टूडेंट कि यहाँ पे रेगुलेशन, हमारे ये जो ब्रेन का जो हमारा लास्ट पार्ट है ना, यहाँ पे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता, और ये जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है ये किसको सिग्नल देता है, ये डायाफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल्स को सिग्नल देकर कॉन्ट्रैक्ट करा देता है 2 सेकंड के लिए। और जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये फ्लैट हो जाएगा, ठीक है, और फ्लैट होगा, और ये जो एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल है ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो रिब्स और स्टर्नम मूव्स अप एंड आउट, ऐसे मूव करेंगी। तो जो थोरैसिक वॉल्यूम है ये इंक्रीज किया, थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज किया तो इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा, और जब इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वो डिक्रीज कर गया। और हमें पता है कि एयर हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती, तो ऐसे में एटमॉस्फेयर से एयर बॉडी के अंदर आ जाएगी, लंग्स के अंदर आ गई। तो इस तरीके से हम इनहेल कर लेंगे, ठीक है। तो 2 सेकंड के लिए क्या कर रहा है, ये इसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सिग्नल भेजकर इसको कॉन्ट्रैक्ट करा दिया, तो हमने इनहेल कर लिया। तो इनहेलेशन में कितना टाइम लग रहा है, 2 सेकंड। और उसके बाद ये 3 सेकंड स्टूडेंट ये सिग्नल देता है, जिससे ये मसल्स रिलैक्स कर जाती हैं, ये रोक देता है, ठीक है। तो होता है क्या कि ये जो मसल्स है ना, ये फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाती हैं, और जब ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आती हैं तो अभी क्या है, थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम भी डिक्रीज करेगा, और जब इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो अंदर का प्रेशर बढ़ गया बाहर के प्रेशर की तुलना में, तो जो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एयर मूव कर जाएगी, ठीक है। इस तरीके से एक्सहेलेशन में 3 सेकंड लगेगा और 1 ब्रीथ में 5 सेकंड लगेगा। तो स्टूडेंट ये कौन करा रहा है, ये सिग्नल कौन भेज रहा है, ठीक है, ये आ कहाँ रहा है, यहाँ पे न्यूरॉन्स ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो न्यूरल कंट्रोल है स्टूडेंट, यहाँ पे ये सिग्नल रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर भेज रहा है ना, ये तो ये काम करवा रहा है, ठीक है। तो ऐसे में ये रेगुलेट करता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को, ये हमारी ब्रीदिंग को नॉर्मल कंडीशन हुआ या फिर जब हम फोर्सफुल एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन करते हैं, उन सब में मेनली हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर ही पार्टिसिपेट करता, यही काम करता है। होता क्या है, ये जो हमारा न्यूमोटैक्सिक, एक तो हमारा हो गया रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, दूसरा जो है वो है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जिसे हम पोंटाइन सेंटर कह रहे हैं, जो कि पोन्स में पाया जाता है, ठीक है, पोन्स वेरोलाइज का पूरा नाम है। ये कब काम कर रहा है, ये सारी चीजें कब काम हो रही हैं, तो जब हमें ना
जैसे जब हमारे टिश्यू को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होगी तो उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज होगा। भाई ऑक्सीजन ज्यादा टिश्यू ले रहा है तो एटीपी ज्यादा फॉर्म करेगा, एटीपी ज्यादा फॉर्म करेगा तो CO2 ज्यादा रिलीज होगा। तो जब ये ज्यादा रिलीज हो रहा है ना, अब ये किस ब्लड में रिलीज हो रहा है? तो स्टूडेंट नॉर्मली तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होता ही है। तो उस केस में तो इजिली एल्वेलाई के पास जाकर गैसेस का वहां पे प्रेशर ग्रेडियंट के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होकर ये हमारे बॉडी से फ्लश आउट हो जाता है, बाहर चला जाता है। ये प्रोसेस तब होता है, ये चीजें ये तब हो रही है ना जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, जब आर्टीरियल ब्लड में पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। इट मीन्स जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में अगर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होगा तब यहाँ पे पॉन्स वेरोलाई, ये जो पॉन्स है, ये जो पोंटाइन सेंटर है, ठीक है, तब ये किसको सिग्नल देगा? ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को सिग्नल देगा और कहेगा कि जो ड्यूरेशन है रेस्पिरेशन का, ठीक है, इसको क्या कर दो, ये जो इनहेलेशन का ड्यूरेशन है इसको रिड्यूस कर दो, स्विच ऑफ कर दो कुछ टाइम के लिए। और जैसे ही ये रिड्यूस होगा तो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ गया, यहाँ पे ये कम हो गया, तो अब 1 ब्रीथ 5 सेकंड में ना होकर 4 सेकंड में हम ले लेंगे, ठीक है, तो 1 मिनट में और ज्यादा ब्रीथ लेंगे हम, ठीक है। तो ऐसे में जो ब्रीथ होगी वो डीपर और फास्टर होगी। और ये क्या होगा, जब डीपर और फास्टर ये ब्रीथ होगी तो एक्स्ट्रा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे बॉडी से फ्लश आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई, ओके, आप नोट डाउन कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर एंड न्यूमोटैक्सिक सेंटर। सी, मैंने यही चीज यहां पे बता रखी है, इधर देखिए, ये न्यूरल कंट्रोल, ठीक है। तो न्यूरल कंट्रोल में हमने क्या देखा, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर और न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जिसको हम पोंटाइन सेंटर भी कहते हैं, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता, ये हमारे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को कंट्रोल करता और ये प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल है रेगुलेशन के लिए, ठीक है, अभी हमने बताया। सेकंड क्या है स्टूडेंट, ये जो हमारा, अब क्या होता है, ये जो हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर है जिससे हम पोंटाइन सेंटर भी कहते हैं, जो पॉन्स के अंदर है, ये क्या करता है, ये कुछ टाइम के लिए ये स्विच ऑफ कर देता है रेस्पिरेशन को, रिड्यूस कर देता है इसके ड्यूरेशन को, और जैसे ही ये कम करता है तो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती है। और जब रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगी तो जो ब्रीथ होगा वो फास्टर और डीपर होगा। ऐसे में जो कार्बन डाइऑक्साइड, एक्स्ट्रा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी से फ्लश आउट हो जाएगा, ठीक है, बाहर निकल आएगा। तो ये हो गया हमारा न्यूरल कंट्रोल, ठीक है, ओके। अब देखते हैं स्टूडेंट ये केमिकल कंट्रोल कैसे होता, हम इसे यहीं पे देख लेते हैं, ओके। सी स्टूडेंट, अब ये जो हमारा केमिकल कंट्रोल है ये कैसे होता, ओके। सी, होता क्या है कि मान लो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, निकला, तो ये बॉडी के और पार्ट में जाएगा, टिश्यू तक ये ब्लड को पहुंचाएगा। तो कैसे जाता, सी, ये हमारा हो गया असेंडिंग, मैं ऐसे थोड़ा इधर बनाती हूं, ये हमारा हो गया असेंडिंग आर्क, एक आर्क, ये जो आयोटा है ना, ये हो गया असेंडिंग आयोटा, और यहां से ये बना रहा है एक आर्क, और ये जो आर्क है ना उसके बाद ये असेंडिंग आयोटा और ये आर्क और फिर ये डिसेंडिंग आयोटा, कुछ इस तरीके से होगा। अब देखो, अब एक चीज देखिए स्टूडेंट, सी, अब यहाँ पे, यहां से इस आंख से, यहां से क्या होगी, हमें पता है कि अब जो आर्टरी ब्रेन के पास जा रही है ना उसको हम कौन सी आर्टरी कहते हैं, कैरोटिड आर्टरी कहते हैं। तो अब ये जो आर्टरी ये जाएगी, यहां से ये जो आर्टरी जा रही है,
ये हो गया, ठीक है। ये जो हो गया ये क्या होगा, ये होगा स्टूडेंट आयोटिक बॉडी। इसको क्या कहेंगे, आयोटिक बॉडी, आर्क कहेंगे हम इसे। और ये हो गया हमारा कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। तो हम इसे, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कीमोसेंसिटिव सेल्स पाई जाएंगी इस जगह पर, ये इन जगहों पर कुछ कीमोसेंसिटिव सेल्स पाई जाएंगी। ये जो आर्क रीजन है यहाँ पे, और ये जो कैरोटिड बॉडी है ना, ये जो कैरोटिड बॉडी है इस जगह पे कुछ कीमोसेंसिटिव सेल्स पाई जाएंगी। ये किसके लिए सेंसिटिव होंगी स्टूडेंट, ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए होंगी, ठीक है। किसके लिए सेंसिटिव होती हैं, ये जो कीमोसेंसिटिव सेल्स है, सी यहां पे क्या पाई जाएंगी, सेंसिटिव सेल्स पाई जाएंगी। ये सेंसिटिव रीजन होता है, ठीक है। और ये किसके लिए सेंसिटिव होते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए होता, H+ आयन के लिए होता। तो जैसे ही यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा तो H+ आयन इंक्रीज कर जाएगा, और जैसे ही H+ आयन इंक्रीज करेगा तुरंत यहाँ पर, ठीक है, सी स्टूडेंट, फिर यही चीज हो जाती है। मैं यहीं पे ड्रॉ कर देती हूँ, जैसे ही पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा तो तुरंत, अभी ये जो आपका पॉन्स था ना, यहाँ पर तुरंत क्या हो जाता है, सिग्नल पहुंच जाता है। और जैसे ही पॉन्स के पास सिग्नल गया तो ये क्या करता है, ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर जो हमारा ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर था ना, इसको क्या करता है, इसको सिग्नल देता है और कहता है क्या करने के लिए, स्विच ऑफ करो इंस्पिरेशन, रिड्यूस करो ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन को, ठीक है। तो ये जो रेस्पिरेशन है ना, इसके ड्यूरेशन को, रिड्यूस ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन के ड्यूरेशन को रिड्यूस कर दो। और जैसे ही रेस्पिरेशन, ये जो इंस्पिरेशन है इसका ड्यूरेशन रिड्यूस होता तो जो रेस्पिरेटरी रेट है वो इंक्रीज कर जाता, और जब रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज करेगा तो जो हमारा ब्रीथ है वो क्या होगा, ब्रीथ डीपर, ठीक है, डीप और फास्टर हो जाएगी, एंड फास्टर। और जैसे ही ये डीप और फास्ट होगी तो जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी से फ्लश आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या काम कर रहा है, कीमोसेंसिटिव सेल्स, तो ये हमारा केमिकल कंट्रोल के अंदर आ गया, ओके। जहां पे कीमोसेंसिटिव सेल्स पाई जा रही हैं, यहाँ पे ये किसके लिए सेंसिटिव है, कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन के लिए। जैसे ही इनका पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज करेगा यहाँ पर, ठीक है, तो होगा क्या, यहीं से सिग्नल आ जाएगा पॉन्स के पास, ठीक है। और पॉन्स क्या करेगा, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को सिग्नल देगा और कहेगा कि रिड्यूस करो इंस्पिरेशन के ड्यूरेशन को, कुछ टाइम के लिए स्विच ऑफ कर दो। और जैसे ही ये स्विच ऑफ होगा, रिड्यूस होगा, तो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। और जब रेस्पिरेटरी, ये जो रेस्पिरेटरी रेट है अगर ये इंक्रीज किया तो जो हमारी ब्रीथ है वो डीपर और फास्टर होगी, तेजी से होगी, ठीक है। और ऐसे में जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो बॉडी से फ्लश आउट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा केमिकल कंट्रोल। एनी डाउट स्टूडेंट? सी, चलो तो अब देख लेते हैं यहाँ पे कि कैसे ये जो रेगुलेशन है रेस्पिरेशन का ये होता। मैंने अभी आपको बताया कि ये जो रेस्पिरेटरी रिदम है ना, इसको मेंटेन और मॉडरेट कौन करता है। तो यहाँ पे देखिए, ये न्यूरल जो सिस्टम है, यहाँ पे एक स्पेशलाइज सेंटर होता है मेडुला के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहते हैं। ये प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, रेगुलेशन के लिए। कैसे होता है मैंने आपको बताया, ठीक है। किस तरीके से यहाँ से सिग्नल भेजा जाता है डायाफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल्स को।
और जैसे ही यहाँ पे सिग्नल आता तो जो डायाफ्राम है, एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल्स है, ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे और इनहेलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये रेगुलेट करते। तो नॉर्मली या फोर्सफुल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन हो तो वहां पे यही काम करता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, इमरजेंसी कंडीशन में पॉन्स काम करता है स्टूडेंट, जब आर्टीरियल ब्लड में, जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करता है, ठीक है। अभी मैंने आपको ये बताया, सी जब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर जो कार्बन डाइऑक्साइड का होता वो इंक्रीज होता है आर्टीरियल ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, H+ आयन भी बढ़ेगा, ठीक है, एसिडिटी बढ़ेगी और पीएच कम होगा, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, ठीक है, कम होगा। तो यहां से तुरंत सिग्नल जाएगा। अब यहाँ पे पॉन्स के पास सिग्नल आता, ये तुरंत इसको ऑर्डर देता रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को ड्यूरेशन कम करने के लिए, इंक्रीज होगा, फास्टर ब्रीथ होगा, एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड फ्लश आउट हो जाएगा। तो सी ये यहाँ एनसीईआरटी में दे रखा है, ओके। तो प्राइमरी ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और जो एनदर सेंटर है, ठीक है, जो कि पॉन्स रीजन में प्रेजेंट होता है, जिसको हम न्यूमोटैक्सिक सेंटर या पॉन्टाइन सेंटर कहेंगे, ठीक है, ये इमरजेंसी सिचुएशन में काम करता है। स्टूडेंट ये क्या करता है, ये मॉडरेट करता है द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आप यहां नोट डाउन कर लेना कि ये जो है ये मॉडरेट करेगा, इट मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है। आप यहां पे इसे मेंशन कर लीजिएगा कि ये क्या करता है, ये मॉडरेट करता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शन को। अब यहां से ये जो न्यूरल सिग्नल है, ठीक है, ये क्या करता है, ये रिड्यूस करता है ड्यूरेशन को, ठीक है, इंस्पिरेशन के ड्यूरेशन को, और रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज करता है। कैसे करता है मैंने अभी आपको बताया। सेकंड, अगर हम केमिकल कंट्रोल पर आए तो यहाँ पे कीमोसेंसिटिव एरिया होता है, ठीक है, और होता क्या है स्टूडेंट, ये हाईली सेंसिटिव होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए और H+ आयन के लिए। जैसे ही यहाँ पे ये, जैसे ही इनका पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज होगा, H+ आयन इंक्रीज होंगे, तो ये सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा और ये टर्न करेगा सिग्नल को, रेस्पिरेटरी पॉन्स के पास सिग्नल जाएगा, पॉन्स रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को सिग्नल देगा, वहां से क्या होगा, कुछ टाइम के लिए जो ड्यूरेशन होगा इंस्पिरेशन का वो कम होगा, ब्रीथ जो हमारा होगा वो डीपर और फास्टर होगा, और एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड फ्लश आउट हो जाएंगे। तो वो यहाँ पे है, ठीक है, ओके। ये जो रिसेप्टर होते हैं ये किससे जो, ये कहाँ पे होते हैं, तो मैंने आपको बताया एयोटिक आर्क हो गया, कैरोटिड आर्टरी होगी, ठीक है। यहाँ पर ये पहचान लिया जाता है, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर H+ आयन का इंक्रीज हुआ तो यहाँ से पहचान कर सिग्नल पहुंच जाता है, पॉन्स जो है वो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को सिग्नल दे देता है, और फिर इमीडिएट यहाँ पर एक्शन होता है, और फिर क्या होता है, सारे प्रोसेस होते हैं और एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड फ्लश आउट हो जाता है। तो ये जो रोल है ना ऑक्सीजन का, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। ये इंक्रीज किया तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज किया तब ये सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। जैसे इंक्रीज हो रहा है, पॉन्स के पास सिग्नल आ रहा है, और पॉन्स क्या कर रहा है, ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को एक्टिवेट कर रहा है, उसको ऑर्डर दे रहा है कि ड्यूरेशन जो है इंस्पिरेशन का उसको कम कर दो, जिससे रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगी और जो हमारा ब्रीथ है वो डीपर और फास्टर होगा और एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड फ्लश आउट हो जाएगा। तो ये रहा, ये सब देखो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन मैंने आपको बताई है, आप एक बार रीड कर सकते हो, ओके। चलिए ठीक है। अभी स्टूडेंट देखो, तो हमने देख लिया रेगुलेशन कैसे होता है रेस्पिरेशन का। यहाँ पे हमने न्यूरल कंट्रोल देखा, जिसमें हमने रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर और न्यूमोटैक्सिक सेंटर पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा, केमिकल कंट्रोल, जहां पे हमने ये पढ़ा कि कीमोसेंसिटिव सेल्स कहाँ कहाँ पाई जाती है और ये कैसे काम होता है, ठीक है। और स्टूडेंट कहाँ पे ये कीमोसेंसिटिव सेल पाई जाएगी, एडजेसेंट टू मेडुला ओब्लोंगेटा, ये जहां पे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, ठीक है, ओके। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया, रीड कर लिया, ओके। अब आते हैं डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। चलो
तो स्टूडेंट देखिए, अब इसमें कौन कौन से डिसऑर्डर की बात की गई है, इसमें 3 डिस्कशन की गई है। पहला हमारा एजमा है। तो एजमा में क्या होता, जितने भी एजमेटिक पेशेंट हैं, तो स्टूडेंट इनमें ना डिफिकल्टी होती है सांस लेने में और वीजिंग साउंड आएगा। कैसे? यहाँ पे जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल है ये इन्फ्लेम कर गए, नैरो हो गई है। अब नैरो हो गया है ये ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल, तो ऐसे में सांस तो आ जाएगी अंदर, ठीक है, हमने एयर तो इनहेल कर लिया, लेकिन जब सांस बाहर हम छोड़ेंगे ना, जब इन्हें सांस बाहर निकलती है तब इन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एजमेटिक पेशेंट में होता, उनको डिफिकल्टी होती है सांस लेने में। वीजिंग, ठीक है, कॉज वीजिंग कैसे, क्यों होता, ठीक है, ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल, ठीक है, ये चीजें हो गई। सेकंड है हमारा इम्फीसिमा। स्टूडेंट ये बहुत खतरनाक है। होता क्या है कि जब सिगरेट जो स्मोक करते ना, तो यहाँ पे सिगरेट स्मोक करने की वजह से ये जो एल्वेलाई का वॉल होता कुछ इस तरीके से होता, तो इसके स्मोक से जो एंजाइम निकलता, वो एंजाइम इस वॉल को डैमेज कर देगा, खराब कर देगा। ये जो एल्वियोलर वॉल है ना, इसको डैमेज कर देगा, और जब डैमेज कर देगा तो अब इनका जो एल्वेलाई है वो कुछ इस तरीके से होता। तो यहाँ पे क्या है कि इनके ये एक्सचेंज पार्ट है ना स्टूडेंट, रेस्पिरेटरी पार्ट है, और जब ये वॉल डैमेज हो गया तो यहाँ पे ये जो एक्सचेंज पार्ट था, अब ये तो रहा नहीं, डैमेज हो गया। तो अब जो सरफेस एरिया है एल्वेलाई का, एक्सचेंज पार्ट का, वो क्या हो जाता, कम हो जाता। इट मींस अब O2 CO2 का उतने अच्छे से एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इम्फीसिमा यानी कि ये जो पूरा लंग है, ये जो एल्वेलाई है, ये एयर से तो भरेगा लेकिन एक्सचेंज अच्छे से नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है, ठीक है। यहाँ पे डिफिकल्टी होती है, एक्सचेंज नहीं होता है O2 CO2 का, इसमें जो एल्वियोलर वॉल है वो डैमेज हो जाता, ठीक है। तो ऐसे क्यों, अब यहाँ पे क्या होगा कि जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो डिक्रीज हो गई, ठीक है, देखो यहाँ पे डिक्रीज हो गई। तो अब क्या हुआ, अब सिर्फ यही बचा ना, तो यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी सरफेस है, जो रेस्पिरेटरी पार्ट है वो डिक्रीज हो गया। कैसे होता, सिगरेट स्मोकिंग से होता, ठीक है। तो बहुत ही खतरनाक है ये। नेक्स्ट जो हमारा है वो है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। स्टूडेंट इसमें क्या होता, जितने भी जो वर्कर है ना, जो ऐसे जगह पे काम करते हैं जहां पे ये पत्थर वगैरह तोड़ा जाता है, उसकी ग्राइंडिंग होती है, ये जो शीशे वगैरह का जहां काम होता, तो इन सब जगहों पे काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं, तो वहां पे बहुत डस्ट प्रोड्यूस होता है, और इतना डस्ट प्रोड्यूस होता है कि ये जो इनका डिफेंस मैकेनिज्म है ना, ये कोप नहीं कर पाता इस सिचुएशन से। और जब ये कोप नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे लंग फाइब्रोसिस होगा, जो लंग होगा वो टफ हो जाएगा, ठीक है, लंग फाइब्रोसिस होगा। तो लंबे टाइम तक अगर इसका एक्सपोजर रहा तो इसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा, जिससे फाइब्रोसिस होगी, यानी कि फाइब्रस टिश्यू में प्रोलिफरेशन हो जाएगा, ठीक है, और सीरियस लंग डिजीज डैमेज हो जाएगा, जो लंग होगा वो डैमेज हो जाएगा, क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग होता। तो इसलिए यहाँ पे होना क्या चाहिए कि ऐसे जगह पे, ठीक है, इन वर्कर्स का टाइम टू टाइम चेकअप कराना चाहिए। अगर इन केस उनके लंग्स में कोई भी इश्यू या प्रॉब्लम दिख रही है तो उनको कंपनसेशन देकर, ठीक है, उनको हटा देना चाहिए, ठीक है, उनको छुट्टी दे देनी चाहिए। ओके, सो ये हो गया। तो एनसीईआरटी में ये जो 3 डिसऑर्डर है, इसकी बात की गई है, तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया। चलिए आते हैं एनसीईआरटी रीडिंग कर लेते हैं, एक बार देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। सी स्टूडेंट, पहला एजमा है, तो इसमें होता क्या, डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग में, ठीक है, वीजिंग साउंड होगा। कैसे होगा, ड्यू टू इन्फ्लेमेशन और ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल। मैंने अभी बताया ये नैरो हो जाते हैं, तो सांस तो अंदर आ जाती, एयर तो अंदर आ जाएगी, लेकिन होगा क्या कि अब क्योंकि नैरो की वजह से, ठीक है, अच्छे से एक्सहेल नहीं कर पाते हैं, सांस बाहर नहीं अच्छे से जाती है, ठीक है, ये हो गई। सेकंड इम्फीसिमा हो गया, ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है जहां पे एल्वियोलर वॉल डैमेज हो रहा है, ठीक है, और ऐसे में जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो डिक्रीज हो गया, ठीक है, किसके वजह से होता है, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता, ठीक है। नेक्स्ट हमारा
अब आते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इसमें क्या है स्टूडेंट, तो जो इंडस्ट्रीज हैं, स्पेशली जो ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग में जो काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इतने डस्ट प्रोड्यूस होते हैं जिससे इनके अंदर जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो फुली कोप नहीं कर पाता, और लंबे टाइम तक एक्सपोजर की वजह से यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती, फाइब्रोसिस होता, ठीक है, इट मीन्स प्रोलिफरेशन होता फाइब्रस टिश्यू का, और सीरियस लंग डैमेज हो जाता, ठीक है। तो वर्कर यहाँ पे जितने भी वर्कर्स हैं, तो इनको क्या, इनको मास्क वगैरह दिया जाता है कि वो पहन कर ये वर्क करें, ठीक है। दिस इज, अब स्टूडेंट देखो, तो ये तो हो गया रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, क्या क्या कवर कर लिया आज की क्लास में। सी, हमने आज की क्लास में रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन देखा, जहां मैंने आपको रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के बारे में बताया कि किस तरीके से ये रेगुलेट करता। सेकंड, इमरजेंसी सिचुएशन में क्या, ये जो हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर है जिसे पोंटाइन सेंटर कहते, ये कैसे काम करता, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये जो केमिकल कंट्रोल है, ओके, यहाँ पे है सी, ये तो कहां पे कीमोसेंसिटिव सेल्स पाए जाते हैं, ये किस तरीके से काम करते हैं, कैसे बॉडी के अंदर जो कार्बन, एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड होता, कहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टीरियल ब्लड में, ठीक है, वो कैसे फ्लश आउट हो जाता, ये सब हमने देख लिया है। ओके, हमने एनसीईआरटी की रीडिंग भी ले ली स्टूडेंट। ओके, देन हमने डिसऑर्डर भी, ये सारे डिसऑर्डर हमने कवर कर लिया, एजमा, एम्फिसेमा और ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। चलो, अभी जो लास्ट है ये एनसीईआरटी में दिया नहीं है, ठीक है, ये है क्या, मैं आपको बता दूं। सी स्टूडेंट, इसमें मैं आपको लंग फ्लोटेशन टेस्ट बताऊंगी। क्या बताऊंगी? लंग फ्लोटेशन टेस्ट। तो ये लंग फ्लोटेशन टेस्ट होता कैसे है स्टूडेंट, देखो, अगर ये टेस्ट हमें करना है तो होता क्या है कि ड्यूरिंग पोस्टमार्टम ना, जो हमारा लंग्स है, अगर हमें ये जानना है कि जो बेबी है, ठीक है, इसका जो बर्थ, ये बर्थ के बाद इसकी डेथ हुई है या फिर बर्थ के पहले, ठीक है, जन्म के बाद इसकी डेथ हुई है या फिर उससे पहले, तो ये जानने के लिए जब पोस्टमार्टम होता है ना, तो अगर बेबी का जो डेथ है, ठीक है, वो जन्म के बाद हुआ है, तो वो सांस लिया होगा, और जैसे ही उसने सांस ली होगी तो उसके एयर, उसके लंग्स में रेजिड्यूअल वॉल्यूम, ठीक है, वो हो गया, वो आ गया, ठीक है। अब इस वॉल्यूम के वजह से ये जो लंग्स है, ठीक है, इसमें क्या आ गया, एयर आ गया, और अब जब इस लंग्स को हम वाटर में डालेंगे ना, तो एयर के वजह से ये हल्का होगा और फ्लोट कर जाएगा, तो पता चल जाएगा कि ये जो डेथ है ये जन्म के बाद हुई है, ठीक है। लेकिन अगर उससे पहले हुई है तो बच्चा जो है वो सांस नहीं ले पाया होगा, ठीक है, तो उसके लंग्स के अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं होगा, तो अब एयर नहीं है, तो ये लाइट नहीं होगा, हल्का नहीं होगा लंग, और पानी में ये क्या हो जाएगा, सिंक कर जाएगा, ठीक है, ये चीजें। तो इस तरीके से हम लंग फ्लोटेशन टेस्ट करते हैं। अब स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी है, ठीक है। लंग्स डू नॉट कोलैप्स बिटवीन ब्रीथ, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम रहता है, जो कि एयर को जब हम फोर्सफुल एक्सपिरेशन करते हैं उसके बाद भी ये जो ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल है, लंग्स है, ये हमारा कोलैप्स नहीं होता, यही रेजिडुअल वॉल्यूम क्या करता है, इसको बचाता है, ठीक है। ओके, कोलैप्स होने से बचाता है। तो इनके ये जो इंट्राप्लूरल प्रेशर है स्टूडेंट, ये हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, और जब ये 0 हो जाएगा तो पर्सन डाई कर जाएगा। ओके, एनी डाउट?